नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था बीए पार्ट सेकेंड ईयर के टॉपिक संविधान में संशोधन पद्धति का अध्ययन करेंगे। संविधान में संशोधन पद्धति को यहाँ देखना इसलिए आवश्यक है कि ये आपके एग्ज़ाम के अंदर 50 शब्दों में और 200 शब्दों में सवाल के रूप में बन सकता है। तो आप लोग इसको गौर से देखेंगे कि भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किस प्रकार से संविधान में संशोधन की पद्धति को बताया गया है। तो इसका जो सवाल बन सकता है सबसे पहले हम उसको देखेंगे, वो कैसे है। भारतीय संविधान में संशोधन पद्धति का परीक्षण कीजिए, क्या संसद समूचे संविधान में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ दो पार्टों में हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहला तो है संविधान में संशोधन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, और दूसरा है संविधान में जो संशोधन है वो क्या समूचे संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको, संसद को प्राप्त है या नहीं है, उसका विवेचन आज हम यहाँ करेंगे। तो भारतीय संविधान न तो इतना लचीला है जितना इंग्लैंड का है, और न इतना कठोर है जितना संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लचीले और कठोरता के मिश्रण को लिए हुए है। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता यह चाहते थे कि संविधान इतना कठोर भी नहीं बनाया जाए कि उससे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सके। यानी कि देश काल परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, नई समय के हिसाब से नई मांगें उठती हैं, उनके आधार पे कानून बनने चाहिए। तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना कठोर नहीं बन जाए कि उसमें परिवर्तन करना ही मुश्किल हो जाए, और जो नई परिस्थिति के आधार पर अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सके, और इतना लचीला भी नहीं हो कि सत्तारूढ़ दल कल केवल अपनी सुविधाओं के लिए बार बार इसमें परिवर्तन कर दे। यानी कि इतना सीधा या आसान भी उसको नहीं बनाया कि जिसमें कोई भी जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में काबिज पार्टी है, वो अपने मन मुताबिक उसमें परिवर्तन कर ले। तो यहाँ दोनों के बीच का मध्यम मार्ग संविधान निर्माताओं ने रखा कि किस प्रकार से ना तो भारतीय जो संविधान है अधिक कठोर हो और ना ही अधिक लचीला हो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि जो भाग 20 है उसके आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन प्रक्रिया को उल्लेखित किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने जो भाग 20 है अपना, उसमें जो आर्टिकल 368 है, उसमें 3 स्टेप बताए हैं किसके, संविधान में संशोधन करने के। वो तीनों स्टेपों में अलग अलग बातों को रखा गया है जो यहाँ पर हम देखेंगे। पहला जो स्टेप है उसके अंदर क्या है, इसमें जो साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है संविधान में। इसमें क्या होता है, हमारे संविधान में कतिपय अंश ऐसे हैं, यानी कि कुछ अंश या कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर संसद केवल साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। यानी केवल उसे साधारण बहुमत से उन चीज़ों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। अब वो कौन कौन सी जगह हैं, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद विधि द्वारा नए राज्यों के निर्माण कर सकती है। यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और राज्यों की क्षेत्र सीमा और नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। यानी कि उनका जो क्षेत्र है राज्य का, उसके क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, सीमाओं को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, और उसका जो नाम है, जैसे हमारे राजस्थान नाम है राज्य का, उसी प्रकार से उसको कुछ और नाम भी वो दे सकती है। ये संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो ये जो किसकी अनुमति से, पूर्व अनुमति से होगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, संसद विशेष बहुमत या विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। इसके लिए क्या जरूरी है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में जो संशोधन है, विशेष बहुमत में जो संशोधन होगा, इसमें क्या होगा, संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। यानी कि संसद के जो 2 पार्ट हैं, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में अलग अलग रूप से विशेष बहुमत दोनों ही सदनों का होना आवश्यक है, तभी उनमें
परिवर्तन किया जा सकता है। और वो उनमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं और नीति निर्देशक तत्व भी उसमें शामिल हैं, जिसके यानी कि मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन हो सकता है वो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा पारित कोई प्रस्ताव हो तभी संशोधन हो सकता है। अब तीसरे जो स्टेप की बात करते हैं हम, या तीसरा स्टेप है कि तीसरे वर्ग में संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद को विशिष्ट बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। तो यानी कि इसके अंदर अगर ये जो अंश है भारतीय संविधान के, इनके अंदर अगर बदलाव करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, संसद का विशेष बहुमत होना आवश्यक है, साथ ही साथ आधे राज्यों के का भी की स्वीकृति होना आवश्यक है। यानी कि भारत में जितने राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों की स्वीकृति भी होना आवश्यक है। अब इसमें कौन कौन से अंश आते हैं, तो जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, आर्टिकल जो 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रक्रिया है उसमें अगर बदलाव करना है अगर हमें, तो क्या करना होगा, संसद का विशेष बहुमत होगा, साथ ही आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। दूसरा, संघ की कार्यपालिक शक्ति में विस्तार, आर्टिकल 73 के अनुसार संघ की अगर कार्यपालिक शक्ति में विस्तार करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि आधे राज्यों का की स्वीकृति हो और साथ ही साथ संसद का विशेष बहुमत भी प्राप्त हो। और तीसरा जो है वो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी इसी स्टेप से होगा कि पहले संसद का विशेष बहुमत प्राप्त होगा, फिर उसके बाद आधे राज्यों की स्वीकृति प्राप्त होगी। तो इन तीन बिंदुओं पर इस प्रकार की तीसरे स्टेप से ही कार्य किया जा सकता है। अब आपने ये तीनों स्टेप समझ लिए, फर्स्ट स्टेप साधारण बहुमत का, फिर दूसरा स्टेप विशेष बहुमत का, और जो तीसरा स्टेप है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। अब हम जिस सवाल को यहाँ कवर करना चाहते हैं वो है, क्या संसद समूचे संविधान में संशोधन कर सकती है। इस सवाल को हम यहाँ देखेंगे कि क्या संसद समूचे संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान लागू किए जाने के बाद से ही यही समझा जाता था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान की समस्त व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन 1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोकलनाथ विवाद में जो निर्णय दिया गया उससे स्थिति परिवर्तित हो गई, और इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपने पूर्व निर्णय को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ये 1967 में गोलकनाथ बनाम भारत संघ विवाद में प्रदर्शित हुआ था पहली बार। 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जिसमें मौलिक अधिकार भी आते हैं संशोधन करने का अधिकार होगा। एक अमेंडमेंट लाया गया 1971 में जिसे 24वां संविधान संशोधन कहते हैं, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है उसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद में 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान का एक मूल ढांचा है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को सीमित या सीमा निर्धारण कर दिया। तो यहाँ ये समझना बेहद आवश्यक है कि शुरुआती दौर में लगता था कि संसद को समस्त संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन पहली बार जो विवादित रूप से जो बात हुई वो हुई 1967 में जब गोलकनाथ बनाम भारत संघ विवाद आया। तो उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को परिवर्तित करते हुए निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद क्या नहीं कर सकती? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ। तो इस संविधान संशोधन में संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध, चाहे उसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित हैं, संशोधन करने का अधिकार होगा। फिर उसके बाद इसी को चुनौती देते हुए
कि भाई सभी भागों में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो क्या हुआ, केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद हुआ, उसमें 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी भागों में परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान का एक मूल ढांचा है जिसे वो समाप्त नहीं कर सकती और मूल ढांचे को बनाए रखना उसके लिए बेहद आवश्यक होगा। तो यहाँ उन्होंने फिर से संसद की शक्तियों को थोड़ा सीमित कर दिया। धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो कोरोना काल के बाद आप मेरे से पर्सनली संपर्क करके अपनी क्यूरी को लिख लें और मुझसे पूछ लें। धन्यवाद।